हेलो गाइस, आपको पता होगा कि गामली सिंगला मैम की थर्ड रैंक आई है यूपीएससी 2021 में। तो उनकी स्ट्रेटजी को एनालाइज करेंगे इस वीडियो में कि आखिर उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की है। और यह सब मैंने जो उनके इंटरव्यू से ऑब्जर्व किया है वही बताऊंगा आपको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में पूरी जितना भी उनने इंटरव्यू दिया है, जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, उन सबको एनालाइज करके बताऊंगा। और यह वीडियो आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएससी सीएससी के, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं बुक लिस्ट से कि आखिर मैम ने कहाँ से पढ़ा है। वैसे तो आपको पता है कि बेसिक बुक लिस्ट सबकी सेम ही होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार बुक लिस्ट देख लीजिए। तो गाइस, मैम ने हिस्ट्री के लिए, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए उन्होंने आर एस शर्मा को पढ़ा था, और मिडाइवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए आपको पता ही होगा कि स्पेक्ट्रम, है ना। ये हो गई उनकी हिस्ट्री की बुक लिस्ट। पॉलिटी के लिए उन्होंने वही लक्ष्मीकांत के लिए ही पढ़ा था, और इन्वायरमेंट के लिए मैम ने बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती हैं उनको पढ़ा था, और जो शंकर आईएएस है उसके नोट्स और न्यूज इन सबको पढ़ा था इन्वायरमेंट के लिए। और ज्योग्राफी के लिए मैम ने जीसी लियोन को पढ़ा था, और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसे, और जो नितिन सिंघानिया की बुक है उसे पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर के लिए। और इकोनॉमी के लिए उन्होंने एनसीईआरटी और क्लास नोट्स, और जो स्कीम के नोट्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर में कोई स्कीम आ गई या जो नई स्कीम लॉन्च हो गई, उनके नोट्स बनाए थे। और एथिक्स के लिए उन्होंने खुद के ऑन नोट्स ही बनाए थे, मतलब खुद के नोट्स ही बनाए थे रिसर्च करके। और जितना जो कुछ भी मैंने स्किप कर दिया है उसको आप समझ जाना कि वह करंट बेस है, मतलब वह करंट में कवर हो जाएगा जो भी होंगे अदर, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और सब। चलो तो अब जानते हैं कि पढ़ना कैसे है आपको, क्योंकि पढ़ते समय भी बहुत सारी सावधानियां और सारी स्ट्रेटजी यहीं पर काम आती है। तो गाइस, मैम ने कहा है कि आप लिमिटेड सोर्सेस के चक्कर में कभी भी टॉपिक को मिस ना करें, क्योंकि कुछ लोग क्या है, जैसे उन्होंने क्या है एम लक्ष्मीकांत का ही ले लो आप, आपको पता होगा कि वह बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक नहीं दिए जाते हैं, है ना। तो उन टॉपिक को आपको बाहर से कवर करना है, चाहे आप कहीं से भी कवर करें। तो इसीलिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज तो रखना है। बस लिमिटेड रिसोर्सेज में ये है कि आप किसी एक टॉपिक के लिए दो दो तीन तीन बुक को नहीं पढ़ना है, किसी एक टॉपिक के लिए एक ही बुक को पढ़ना है। और कोई भी टॉपिक मिस भी नहीं करना है कि आप कोई टॉपिक मिस ही कर दें कि अगर उस बुक में नहीं दिया गया तो मुझे इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है। तो इस गलती को आपको नहीं करना है। और दूसरी गलती आपको यह नहीं करना है कि आप जैसे कोई एक बुक पढ़ रहे हैं, वो आपको पता ही होगा जिन्होंने बुक पढ़ी है, तो अब वैसे तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन जोक्स अपार्ट, कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक में कुछ चैप्टर होंगे वह तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, और कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल पूरी दिमाग का दही हो जाता है। तो गाइस, उन चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे छोटे छोटे करके हर बुक के चैप्टर छोड़ने लगेंगे तो आप बहुत ज़्यादा छोड़ चुके होंगे एक समय पे, है ना। तो जब भी ये बोरियत वाले चैप्टर आए तो इसके बीच में आप ब्रेक ले लें। मैम ने यही कहा है कि आप ब्रेक ले लें और फिर से पढ़ना स्टार्ट करें। सिंपल सा ये है कि अगर आपने एक बुक उठाई है तो उसको आपको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि उसको आधा कंप्लीट किया फिर दूसरे पर जंप कर गए, नहीं, पहले उसको पूरा कवर करना है फिर दूसरे के ऊपर जंप करना है। और आप एक गलती और नहीं करना कि आप ब्रेक के टाइम पर कोई भी एडिक्टेड चीज़ मत देखने लग जाना, कि आप इंस्टाग्राम पे जाके रील्स स्क्रॉल करने लगें या कोई ऐसी सीरीज़ देखने लगें जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो नहीं, आपको जो भी ब्रेक है उसके समय पर आप जैसे रनिंग कर सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको कोई भी एडिक्टेड चीज़ नहीं देखना है, बस इतना सा ध्यान रखना आप। चलो तो अब मैम की प्रीलिम्स स्ट्रेटजी देखते हैं कि आखिर मैम ने किन किन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो गाइस, मैम ने कहा है कि आपको जो भी PYQ होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके जो चारों ऑप्शन होते हैं उनको आपको गूगल सर्च कर लेना है।
क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि जो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। आपको लगने लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, मतलब ये चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होने लगती है। तो इसीलिए मैम ने कहा है कि जो भी PYQ हैं उनके चारों ऑप्शन को आप गूगल सर्च कर लें और उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लें। तो आपको जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को गूगल सर्च करोगे तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूपीएससी के किस तरह के ऑप्शन सही होते हैं, है ना। इसलिए जो भी PYQ हैं उनके चारों ऑप्शन को गूगल सर्च जरूर कर लें और अच्छे से एनालाइज कर लें और अंडरस्टैंड कर लें। और दूसरी गलती है जो आजकल बच्चे कर देते हैं कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आजकल, ऑफलाइन तो बहुत ही कम देते हैं। तो आप ऑनलाइन टेस्ट देने के चक्कर में आप OMR जो सीट है ना उसको नहीं भरते, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में एक एक मिनट की कीमत होती है और OMR सीट को भरने में भी गाइस कुछ ना कुछ तो टाइम जाएगा ही। तो इसीलिए आपको चाहे ऑनलाइन टेस्ट दें या चाहे ऑफलाइन टेस्ट दें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब से ऑनलाइन टेस्ट दे रहे तभी से OMR भरने लगे, नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से आप OMR सीट ज़रूर भरें, चाहे आप जैसे भी टेस्ट दें, और उसी टाइम को कैलकुलेट करके भरें जितना यूपीएससी में दिया गया है ना। तो गाइस प्रीलिम्स के लिए आपको यही 2 ही स्ट्रेटजी को मैम ने बताया है मेनली। चलो तो अब मैम की मेंस स्ट्रेटजी देखते हैं। वो आपको पता होगा कि मेंस स्ट्रेटजी ही मेन स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि आपकी रैंक उसी से लगेगी। चलो तो देखते हैं। जैसा कि प्रीलिम्स में था वैसा ही मेंस में है कि मेंस में भी आपको PYQ और सिलेबस, सबसे पहले अगर कोई चीज़ उठानी है आपको मेंस को जानने के लिए तो वह है PYQ और सिलेबस, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, PYQ और सिलेबस। दूसरी थिंग से मैम ने बताया है कि उन्होंने जो स्टैटिक बुक्स हैं मेंस के लिए उनके नोट्स नहीं बनाए थे, जो भी बुक्स हैं उन्हीं में वह अंडरलाइन कर लेती थी। जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के आजकल मार्कर्स आते हैं, तो आप जैसे ही फर्स्ट रिवीजन करें तो आप कोई ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर लें, है ना, और फिर करें तो आप रेड से, येलो से, है ना। तो जिस प्रकार से आप रिवीजन करते जाएं उसी प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी मार्कर्स हैं उनसे क्या है अंडरलाइन करते जाएं, है ना, या हाईलाइट करते जाएं जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो ये तो हो गई आपकी जो स्टैटिक पोर्शन है वह है। और आपको पता होगा कि जीएस में मेन क्या है, GS 1 2 3 4 जो भी ये GS के 4 पेपर होते हैं वही इम्पोर्टेंट हैं। तो मैम ने इसमें क्या किया था कि जो भी करंट बेस हो गए, ठीक है, या फिर स्टैटिक बेस हो गए, अब से जो भी अलग अलग हो गए, इन सब से जो भी आप उन्होंने एनालाइज करके ओवरऑल हर चीज़ से जो जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लगा उन सब के लिए उन्होंने GS 1 2 3 वाइज नोट्स बनाए थे, मतलब हर एक पेपर की अलग कॉपी थी। और मैम ने जो भी GS के लिए नोट्स बनाए थे वह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए थे, कि मतलब जैसे आपको मेंस में लिखना है वैसे ही उन्होंने नोट्स बनाए थे। हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पूरा, की इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। और यह क्लियरिटी आपकी तभी आएगी जब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या है नोट्स बनाएंगे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं मेंस में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट उठा के लिख सकें। क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस में सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि आप सोच सोच के लिखोगे, नहीं, यह सब आपको पहले से क्या है कंप्लीट करके और पहले से आपको तैयार करके रखना होगा। और मैम ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई थी, और वह डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि मैम ने जो भी जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के लिए से हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैम ने इनके 20-30 साल के क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर लिए थे। तो उनसे मैम को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यह आप भी कर सकते हैं कि आप 1999 और जाने 2000 से लेकर 2022 तक, मतलब अभी तक के सारे क्या है जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी PYQ हैं वह सॉल्व कर सकते हैं। और मैम ने कहा है कि मेंस में क्रिएटिविटी पर फोकस करें, क्योंकि आपको पता है कि आप मेंस में मतलब क्रिएटिविटी भर भर की यूज कर सकते हैं। अगर किसी को क्रिएटिविटी का मतलब पता नहीं है तो उसका मतलब है
मैं आपके ही शब्दों में बता रहा, उसका मतलब है कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है, मतलब जो भी एग्जामिनर है, उसको आपको क्वेश्चन को समझाना है। बस आप चाहे जैसे समझाएं, किसी भी चीज़ का यूज करें, कोई भी टूल्स का यूज करें, चाहे कैसे भी डायग्राम बनाएं, बस उसकी नज़र आपके क्वेश्चन जो भी आपने वहाँ पे आंसर लिखा है उस पर पढ़नी चाहिए, वह पढ़ने को मजबूर हो जाए। यह है क्रिएटिविटी मेंस के लिए। थोड़ा अगर आंसर स्ट्रक्चरिंग की बात करें कि आपको आंसर कैसे लिखना है, तो गाइस आपको जो भी इंट्रोडक्शन है आंसर का, उसमें आप आर्टिकल से डाटा पॉइंट लिख सकते हैं। जो भी इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप, मतलब कोई भी आर्टिकल हो गया है ना, कोई भी कुछ भी हो गया, जैसे अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आ गया तो उसमें आप क्या है डाटा डाल सकते हैं, मतलब ऑथेंटिसिटी डाल सकते हैं, है ना। और बॉडी में आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल को कवर करें, मतलब जो भी आप आंसर की बॉडी लिखेंगे उसमें सिर्फ आपको एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइड से बॉडी में आपको बताना है। और कंक्लूजन में आपको जो भी आप वेरी ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप ना क्रिटिसाइज मत करना कि आप जाके बोलने लगे कि इस देश में ये नहीं हो रहा है, इंडिया तो खराब है, मतलब कोई भी स्कीम को लेकर, तो नहीं, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है ना। और स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको बताना है कि आप यहाँ पर स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और उसके लिए आप बता सकते हैं जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अचीवमेंट को बता सकते हैं, है ना। तो इन सब के लिए आपको कंक्लूजन में यह लिखना है। चलो अब देखते हैं थोड़ा करंट अफेयर को। तो मैम ने जो भी 1.5 ईयर का करंट अफेयर है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, और बहुत ही अच्छे से जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लगा उसके नोट्स भी बनाए थे। और मैम ने जो भी दृष्टि का होता है करंट अफेयर उसको लिया था, और मैम क्या है उसी के प्रिंट आउट लेती थी, और फिर उन्हें जो भी न्यूज़पेपर में एडिंग करने के लिए लगता था, यार कहीं से भी एडिंग करने के लिए लगता था, तो उसी प्रिंट आउट के पीछे वह पॉइंटों में लिख लिया करती थी। और इन सब में मैम की क्या है 2-3 घंटे चले जाते थे, लेकिन उन्हें इस बात का सेटिस्फेक्शन भी है कि उनका यह सब काम आया मेंस एग्जाम में, है ना। तो आप करंट के ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस करें। और जैसे आपको पता है कि मैम ने द हिंदू पढ़ा था, मेनली सब लोग यही पढ़ते हैं, और जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तो उसके लिए आप और भी सोर्सेज को कंसीडर कर सकते हैं। और मैम ने ऑप्शनल के लिए बताया है कि मटेरियल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ सिलेबस होना चाहिए, और आपका उसमें क्या है इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर मैम के सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो मेनली मुझे यही मतलब सही लगा, मतलब उन्होंने जो बताया है उसमें से मैंने कुछ पॉइंट उठाए हैं कि मैम ने कहा है कि आपको उसमें मतलब डिफरेंट वे में लिखना है, मतलब जैसे कोई एक स्कीम आई लॉन्च हुई तो उसमें मार्क्सिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, इन सब को बताना है। आपको एक हॉलिस्टिक पिक्चर बना के क्या है आंसर को लिखना है। यह मैम ने कहा है सोशोलॉजी के लिए। मैम की ऐसे स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें मैम ने बहुत ही अच्छी टिप्स दी है कि आपके पास जैसे कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंटेंट को आपको छांट कर उस ऐसे में सिर्फ वही लिखना है जो वहाँ पे रिलेवेंट हो। आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, नहीं, आपको वहाँ पर यूनिकनेस तरीके से लिखना है, मतलब एक मेंटल अल्टरनेट होनी चाहिए आपके माइंड में। और यह सब आएगा जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी में कितना पढ़ना पड़ता है, और अगर बुक्स में ही आप घुसे रहोगे तो जो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो नहीं बन पाएगी, और यह सब आपको क्या है इंटरव्यू में भी घाटा का सौदा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या है थोड़ा खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करें और सोचें चीज़ों के बारे में, और क्या है रिलेट करके देखें। कोई भी स्कीम हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, उसमें आपको सोचें, है ना, एनालाइज करें अपने माइंड में, सिर्फ बुक्स में ही नहीं एनालाइज करना है ना। और इन सब के लिए आपको क्या है रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया है उसमें आपको जाने कई बार रिवीजन करना होगा, और मैं आपको ये बार बार नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना तो आपको मानता हूँ कि आप इतने तो
अच्छे बच्चे होंगे ही कि आपको इतना बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता ही हो गई जब आप इतनी बड़ी यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, है ना। और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी देखें मैम की, तो मैम ने एक बुक पढ़ी थी और जैसे आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको पता है बुक में नॉलेज का मतलब भंडार होता है। तो अगर आपको इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा जानना है तो एक बुक पढ़ सकते हैं। और आप ऐसा नहीं कि उस बुक की सेम टू सेम आप वहाँ पर भूलने लगे, नहीं, उससे आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, है ना। और इंटरव्यू में क्या है, आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए किसी भी इशू को लेकर, और आप जो हैं वही रहें। यह जाने ना कितने टॉपर्स बोलते हैं कि आप जो हैं वही रहें, फेक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जैसे ही फेक बनोगे उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें आप बुद्धू नहीं बना सकते हो, ठीक है। वह जाने कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब ये तो हो गई आपकी ओवरऑल यूपीएससी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, लेकिन एक स्ट्रेटजी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वह है मेंटल स्ट्रेटजी। क्योंकि आपको पता है कि हम भी इंसान हैं, मशीन तो है नहीं कि जो काम दे दिया करते ही चले जाएंगे, है ना। कई बार पढ़ने का मन होगा, कई बार पढ़ने का मन नहीं होगा। तो गाइस मैम ने कहा है कि अगर आपके साथ कुछ भी अनहैपनिंग हो जाता है, मतलब कुछ भी अनहैपनिंग हो जाता है, आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको मेंटल लेवल पर नहीं थकना है, ना ही आपको हार माननी है। आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है और आपको यह सोचना है और कि कुछ नहीं है हो जाएगा, कुछ नहीं है हो जाएगा, बस कि आप हार बस मत मान लेना। क्योंकि आपको पता होगा कि लो फेसेस सबके आते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सबकी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती हैं इस एग्ज़ाम में। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको हार नहीं मानना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहना है। अब दोस्तों मैं वीडियो को कितना भी छोटा करने की कोशिश कर लूँ, कितना भी तेज़ तेज़ बोल लूँ, लेकिन वीडियो बड़ी हो ही जाती है। इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, जैसे कि अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो आपको जो क्या है टॉपर्स हैं उनकी जो भी आंसर शीट है, मतलब जो भी उनकी कॉपी अपलोड हुई रहती है इंटरनेट पे, वह देख के आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो यह सब चीज़ें मुझे छोड़नी ही पड़ती हैं। तो गाइस आपको बताना कि इस वीडियो में आपको क्या सही लगा और क्या सही नहीं लगा और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आपको ऐसे ही हर एक टॉपर की मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपको वह बता सकता हूँ जो मेरा पर्सपेक्टिव, मतलब एक जो स्टूडेंट का है, क्योंकि मैं आपको आपके लेवल से समझा सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए यह वीडियो देखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।